अस्सलाम वालेकुम। ज़रूर शरीफ पढ़ लें। ऑटम 10 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लें। आधे से ज़्यादा तो गुलबर्ग वाले बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ। है क्या हो गया? नहीं यार, ये एक चीज समझा रहा हूँ, ये मैं वैल्यूज दे रहा हूँ खुद से। ये मैंने ऐसी खुद से वैल्यूज लिखी हैं, एक बात समझानी है। बिजनेस की एग्जिस्टिंग सिचुएशन ये है कि अभी इस वक्त जो कैपेसिटी है उससे ये सेल्स खर्चे वगैरह सब, और बिजनेस अभी इस वक्त 14 लाख प्रॉफिट कमाता है। मैनेजमेंट ने प्लान किया है कि एक नया प्लांट लगाएं जिससे कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और उस कैपेसिटी से बढ़ के अब कंबाइंड सिचुएशन ये हो जाएगी। पहले फिक्स कॉस्ट इतनी होती थी, अब इतनी हो जाएगी। सवाल ये पूछा है कि ये जो मजीद 4 लाख का प्रॉफिट कमाना है, इस मजीद इस एक्स्ट्रा 4 लाख के प्रॉफिट के लिए कितने यूनिट्स और बेचने पड़ेंगे। तो लाल वाली सेल पूछी है कि नीली वाली सेल्स? इस 4 लाख एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए कितने मजीद यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? तो लाल वाली सेल्स या नीली वाली सेल्स? लाल वाली सेल्स। और इसके फार्मूले में फिक्स कॉस्ट क्या यूज करेंगे? 165,000 या 25,000? जिनको 25 नजर नहीं आ रहा, ये इनका डिफरेंस 25, तो 25 वाली यूज करेंगे, क्योंकि हम इस वक्त सिर्फ इस एडिशनल इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा वाले कॉलम की बात कर रहे हैं कि 4 लाख प्रॉफिट और कमाने के लिए मजीद कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। जब बात ही इसकी हो रही है तो इधर खर्चा भी वो आना चाहिए जो एक्स्ट्रा होगा। ये जो इस सवाल का डाटा है, इसमें यह कहा हुआ है कि एग्जिस्टिंग प्लांट तो चलो जो है सो है, मैनेजमेंट ने सोचा है कि इसकी कैपेसिटी बढ़ा देंगे। पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, इसकी कैपेसिटी बढ़ा देंगे 3 मिलियन खर्च करके, यानी नया प्लांट 3 मिलियन का आएगा। हाउएवर द कैपेसिटी ऑफ अ मशीन वुड हैव टू बी इंक्रीज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 3 मिलियन।
उसके अलावा टेबल में कॉस्ट पर यूनिट वगैरह दी हुई है। फिर रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है कि मैनेजमेंट 4.5 मिलियन का इंक्रीज चाहती है, इंक्रीज, तो कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट किधर है, सवाल अगर पढ़ लिया हो, जाग रहे हो तो अभी इस वक्त बिजनेस का एग्जिस्टिंग प्रॉफिट किधर है, यानी ये कहां बताया सवाल में, नहीं बताया। सवाल में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे एग्जिस्टिंग प्रॉफिट पता हो, सिर्फ इतना पता है कि एक्स्ट्रा 4.5 कमाना चाहते हैं, और डेटा भी सारा इस वक्त ये नए प्लांट की इंफॉर्मेशन पूरी है। तो इस सवाल की रिक्वायरमेंट, कंप्यूट दी सेल्स क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू अचीव अ टारगेटेड इंक्रीज ऑफ 4.5 मिलियन, ये वाली सेल्स पूछी है कि ये वाली, ये एक्सपेंशन वाली सेल पूछी है। जो कल क्लास में सवाल किया था एक, ऑटम 18 गालिबन, या शायद उससे पहले किया होगा, उसमें था कि पिछले साल का पैट 90 मिलियन था और मैनेजमेंट चाह रही थी कि इसको 26 मिलियन बढ़ाएं, 36 मिलियन। 90 एग्जिस्टिंग था और मैनेजमेंट चाह रही थी कि 36 मिलियन को 36 मिलियन बढ़ाना है। उसमें और इस सवाल के करने में क्या फर्क है, उसमें 90 मौजूद था और 36 की इंक्रीज चाहिए थी, तो अगले साल में टारगेट प्रॉफिट तक पहुंचना हो तो क्या करें, तो इसलिए 126 की मेहनत की थी। इसमें आपको ये डाटा ही नहीं दिया और पूछा भी सिर्फ इतना है कि कितने यूनिट्स बेचें कि ये इंक्रीज हासिल हो जाए। तो कल वाले सवाल में ये वाला डाटा यूज करना था और इस वाले सवाल में ये वाला डाटा यूज करना। पहचान एग्जिस्टिंग प्रॉफिट ही नहीं बताया हुआ। पिछले सवाल में एग्जिस्टिंग प्रॉफिट बताया था और पूछा भी ये नहीं था कि बताएं ये 36 मिलियन इंक्रीज के लिए कितने बेचें, बस पूछा था कि टारगेट प्रॉफिट के लिए क्या करें। तो ये बताया हुआ था, इंक्रीज भी बताई थी, इसलिए हमने ये वाला सारा काम किया था। लेकिन इस सवाल में ये नहीं बताया और पूछा भी सिर्फ इसका हुआ है कि अगर 4.5 मिलियन इंक्रीज लानी हो तो कितने यूनिट्स बेचें। तो ये सवालों में फर्क है। तो इस सवाल को करने के लिए हम लोग यहां पर डाटा भी यही वाला यूज कर रहे होंगे, फिक्स कॉस्ट भी ये यूज कर रहे होंगे, ये वाली नहीं। ये फर्क, चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हमने करना ही ये इंक्रीमेंटल वाला पोर्शन है तो प्रॉफिट भी यहां इक्वल के इधर 4.5 मिलियन आएगा, फिक्स कॉस्ट भी एडिशनल वाली आएंगी, क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं इसलिए एडिशनल, नहीं डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है। तो वही टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए सेल्स के यूनिट पूछें, तो वही वाली जो सितारों भरी क्वेश्चन है, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये यूनिट्स पूछे हैं। अब इसमें हमें ये पता है, ये टैक्स है सवाल में, तो अब ये जो टैक्स दिया हुआ है और 4.5 मिलियन भी आफ्टर टैक्स है, तो हमें इसको पीबीटी बनाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 4500 डिवाइडेड बाय, ठीक है। और इधर क्या क्या पता है, सेल प्राइस भी नहीं दी हुई, वो उसने वेरिएबल कॉस्ट पे परसेंटेज जोड़ के निकालने को कहा है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट, द कंपनी फिक्सेस इट्स सेल प्राइस एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25%। तो वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे तो फिर सेल प्राइस भी आ जाएगी। तो इस वक्त अब अगली तलाश है टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए और सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले आसान काम करते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। टोटल इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट 4500, 4.5 मिलियन का प्रॉफिट। साल का पूछा है कि
हाँ जी, ये साल का सवाल कर रहे हैं हम के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनफैक्ट साल की ही चीज़ है, तो हमें फिर फिक्स कॉस्ट भी एक साल की करनी पड़ेगी कैलकुलेट। फिक्स कॉस्ट ढूंढते हैं सवाल में कहाँ कहाँ है। पॉइंट नंबर 1 2 3 डेप्रिसिएशन आ जाएगी, तो कितनी एग्जिस्टिंग प्लांट की नहीं, एग्जिस्टिंग प्लांट की डेप्रिसिएशन नहीं निकालनी नहीं, क्योंकि हम एक्स्ट्रा वाली फिक्स कॉस्ट ले रहे हैं। लेकिन ऊपर टॉप पे जो नया मजीद प्लांट खरीदना पड़ेगा उसकी होगी डेप्रिसिएशन, तो उसकी कॉस्ट 3 मिलियन है, उस 3 मिलियन पे लगेगा 10%, 3 लाख। जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसकी जो हर साल डेप्रिसिएशन हुआ करती है वो तो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट हो गई, हम इंक्रीमेंटल वाली फिक्स कॉस्ट ले रहे हैं, तो वो जो नया प्लांट आएगा उसकी डेप्रिसिएशन इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। पॉइंट 4, अभी इस वक्त फिक्स्ड ओवरहेड्स हुआ करते हैं 1.5 लाख, नया प्लांट आएगा तो दीज विल इंक्रीज टू 170,000, तो हम 20,000 लेंगे। और मैनेजमेंट एस्टीमेट कर रही है कि इस पूरी फैक्ट्री में ये जो नया प्लांट वाला काम हो रहा होगा ये बस 20% जगह घेर रहा होगा जी। तो इस 20% का क्या करें, कुछ भी नहीं है, 20% जगह घेरे, 25% या 50%, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट होती है पूरी, तो इसलिए इस 20% जगह घेरने का कुछ भी नहीं करना, हमने पूरी फैक्ट्री के फिक्स्ड ओवरहेड्स लेने हैं। अब ये जो नई मशीन आएगी ये रखने में कितनी जगह लेगी, जितनी मर्जी जगह ले, तो हमने लेने हैं कि ये जो बढ़ के 170 हो जाएंगे, तो जो 20,000 का डिफरेंस आएगा ये हमने यूज करना है। अदर फिक्स कॉस्ट हो जाएंगी 20,000, लेकिन वो पर मंथ है 240,000 और बस, तो टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई 540,000। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट बताई गई टेबल में, वहां से ले लेते हैं। एक तो इस यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल लगता है, जो मटेरियल इनपुट होता है, 1.3 इंपोर्टेड लगता है जो कि 750 रुपये किलो होता है, 975, और आधा किलो लोकल लगता है जो कि मिलता है 150 का। फिर इसके अलावा लेबर काम करती है एक यूनिट के लिए 2 घंटे 300 पर आवर वाले, और इसी तरह से इन्हीं 2 घंटों के लिए वेरिएबल ओवरहेड होते हैं 200 रुपये। ये प्रोडक्ट को बनाने में इतना मटेरियल लगता है, इतना लेबर लगती है, इतने ओवरहेड लगते हैं, और नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई है। क्या करें उसका, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दें। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है 80 रुपये पर केजी। पॉइंट नंबर 2, 80 रुपये पर केजी, तो कितने के नॉर्मल लॉस 80 रुपये पर केजी है, वर्किंग 2.1। इनपुट लगता है इंपोर्टेड का 1.3 किलो और लोकल का 0.5, ये हो गया 1.8। लेकिन जो आउटपुट का वजन बताया हुआ है वो 1.6 है, तो लॉस हुआ करता है 0.2 केजी। लेकिन ये जो 0.2 केजी लॉस होता है ये सारा का सारा हम बेच देते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें से कुछ इवेपोरेट भी हो जाता है।
तो ये जो टोटल लॉस होता है इसमें से जो इवेपोरेशन हो जाती है वो तो नहीं बेच सकेंगे, वो तो हवा में गया बस। किसका 5%? नहीं भाई, इनपुट का 5%। 5% ऑफ मटेरियल इनपुट इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा 1.8 का 5%। वन 1.8 किलो का इनपुट होगा, जो प्रोडक्ट बचेगा वो इतने किलो का हुआ करेगा, यानी वजन 0.2 आया, इतना इवेपोरेट हो जाएगा। और ये जो इवेपोरेशन बताई है 5% इसकी नहीं है, इनपुट का 5% है। तो 0.2 में से इतना तो हवा में गया, तो बेच हम कितने का सकें, कितने किलो सकेंगे? इतना किलो वेस्ट हुआ करेगा, दी रिमेनिंग वेस्ट। और इस रिमेनिंग वेस्ट को हम बेचेंगे तो स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस हो जाएगा 0.11 किलो 80 रुपए का, 8 ये है स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस। ये पॉइंट नंबर 2 की अंग्रेजी सारी पढ़ लें, ये काम किया मैंने। तो एक यूनिट की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट बस सिर्फ यही है? नहीं, सेलिंग कॉस्ट भी है। और पॉइंट नंबर 5 में कहा हुआ है कि सेल प्राइस निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25%। तो ये कहा हुआ है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस 25%, बस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसलिए इसके साथ सेलिंग कॉस्ट भी लानी पड़ेगी, वो ऊपर टेबल में है। तो एक यूनिट को बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट पड़ती है 2400। है ये पॉइंट में आना चाहिए, 0.2। अच्छा, मैंने लिख तो दिया है सेल प्राइस भी साथ, लेकिन सेल प्राइस माइनस वेरिएबल ये क्या चीज है? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन इसका 25% है। सेल प्राइस होती है वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25। किसका 25? कॉस्ट का। तो बस इसका 25% ले लेंगे, वही कंट्रीब्यूशन है। सेल प्राइस होती है वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25%। तो वेरिएबल कॉस्ट का 25% या सेल प्राइस का 25%? सेल प्राइस फिक्स होती है एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25, तो कॉस्ट का 25%। तो बस ये कॉस्ट आ गई ना, तो इसका 25% लेंगे तो वो कंट्रीब्यूशन ही होगा। तो इसलिए दो लाइनें अगर लगानी है तो लगा सकते हैं कि इस पे पहले ऐड करके सेल प्राइस निकालें, फिर वहां ब्रैकेट में सेल प्राइस लिखें, माइनस ये करें, तो निकालना तो कंट्रीब्यूशन ही है ना। तो इसका 25% ही कंट्रीब्यूशन है, तो इसका 25% ही ले लेते हैं। इसका 25% 600.05। ये आ रही लाइन नजर? जी जी, क्या हुआ? क्या किया? ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई, इस पे इतराज है। सेल प्राइस कैसे निकालें? प्लस 25%। इसका 25% लेके इसमें ऐड कर दें, सेल प्राइस आ जाएगी, वो आ जाएगी 3000.25। ये इसका 25% लिखा हुआ मैंने, इसमें ये ऐड कर दें तो सेल प्राइस बन जाएगी ना। वेरिएबल कॉस्ट में 25% ऐड कर दें तो सेल लिखा हुआ है ना यार, द कंपनी फिक्सेस इट्स सेल प्राइस एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25%। तो इसका 25% इसमें ऐड कर दें तो सेल प्राइस बन जाएगी। फिर उस सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस क्या होगा? यही 600 ही होगा। तो ये 600 ही मैंने कहा वहां लिख देते हैं। तो ये सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट की बजाय ये 600 ही इधर लिख देते हैं, 600.05। चलिए बस ये यूनिट्स निकल आएंगे यहां से।
124। सही है। थ्री टू, चले 3-2 कर लेंगे। कह भी नहीं आ रहा। टू कर दूँ आप? अच्छा ठीक। टू कर दूँ? ये क्या है? 6.92 प्लस 1 मिलियन, 3.92 इंटू 1 मिलियन क्या है जी? क्या है ये? पूरा नहीं होगा ना, ये राउंड ऑफ किया होगा आपने राउंड ऑफ किया होगा, इसलिए फर्क आ रहा है। जी इस सवाल में देखें, अगर कोई चीज़ पूछनी है तो। चलें इसका एडवांस वर्जन देखें, जो मैं बोर्ड पे नहीं कर रहा, लेकिन उस पर जो मेन पॉइंट है वो गाइड कर रहा हूँ बस। वो है ऑटम 16 क्वेश्चन नंबर 5। जो इसमें मुश्किल कैलकुलेशन है बस वो कर देता हूँ, जो रिपीट हो रही है वो रहने देता हूँ। ऑटम 2016 क्वेश्चन नंबर 5। सवाल ढूंढ लिया तो पढ़ लें।
ठंड लग रही है, मुझे तो अभी भी गर्मी लग रही है। ये कूलिंग कर रहा है? नहीं ये है ही सर, खराब है मेरे ख्याल में, ये चलता ही नहीं है। हाँ ये चलता ही नहीं है। जल्दी जल्दी पढ़े यार, बहुत सारे सवाल करने हैं आज, बहुत सारे। पढ़ा है सीरियसली, क्योंकि मैं सवाल सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ आपको इससे रिलेट करके गाइड करूंगा और जो एक मुश्किल कैलकुलेशन है बस वो बोर्ड पे करूंगा। और आप इसको अपने रजिस्टर पे तो लिखा ही है, तो साथ फिर ये लिखिएगा कि लेक्चर 103 में तकरीबन कोई आधा घंटा आगे ये मैंने डिस्कस किया था, ताकि जब आप कभी अगर कभी इसका दिल करता है आपका अगस्त के एंड में सॉल्व करने का, तो गाइडेंस के लिए आप ये लेक्चर सुन सकें, क्योंकि करना आप नहीं है, जब भी कभी किसी ने करना हुआ तो बिल्कुल इसी का ही एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, इसलिए इसको मैं ज़बानी गाइड कर रहा हूँ। पढ़ लिया तो मैं बात करूँ? हाँ जी पढ़ लिया। इस वक्त जो कैपेसिटी है उसमें मुख्तलिफ क्लीनिंग केमिकल्स बनाता है ये कंपनी आइडल केमिकल्स, मुख्तलिफ क्लीनिंग केमिकल्स बनते हैं। अभी इस वक्त जो प्लांट है वो पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा। जो अभी इस वक्त आइडल कैपेसिटी है, मैनेजमेंट ने सोचा है कि एक और नया केमिकल लॉन्च करते हैं हम, Z13 नाम का। वो Z13 एक नए प्लांट पे लाके बनाएंगे, नहीं एग्जिस्टिंग प्लांट को ही यूज करेंगे। तो इसमें ये बात तो गई, नया प्लांट नहीं आना, एग्जिस्टिंग पे ही काम होना, तो ये लाइन इस जैसी लाइन तो गई। Z13 को बनाने की इजाजत के लिए हर महीने 160,000 फीस पे किया करेंगे, ये फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। 160,000 इंटू 12 करके ये एक फीस आ जाएगी। बाकी डाटा बाद में, रिक्वायरमेंट पे आते हैं। डिटरमिन Z13's सेल प्राइस पर यूनिट, यानी यहां से सेल प्राइस पर यूनिट पूछी है, एंड यूनिट्स टू बी सोल्ड। क्या करने के लिए? इफ IC इंटेंड्स टू अर्न एन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 10 मिलियन फ्रॉम इट्स सेल। तो ये सारा वो लाल वाला डाटा कैलकुलेट करना है कि नीला वाला डाटा? सिर्फ लाल वाला इंक्रीमेंटल, क्योंकि कहा है कि सिर्फ Z13 की अगर सेल करके मजीद 10 मिलियन कमाना चाहें तो सिर्फ ये इंक्रीमेंटल, यानी इसी तरीके से सवाल सॉल्व होगा। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के ये इंक्रीमेंटल वाली बात आ रही है समझ, तो हमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एडिशनल चीजें लेनी पड़ेंगी, एडिशनल फिक्स कॉस्ट। इसलिए एग्जिस्टिंग प्लांट की डेप्शन नहीं आएगी। अच्छा, वो एडिशनल फिक्स कॉस्ट में एक तो ऊपर वो 160,000 आ गया, फिर इसके अलावा पॉइंट नंबर किधर गया, पॉइंट 7, सेल्स कैंपेन लॉन्च करनी पड़ेगी, उसके लिए 3.5 मिलियन जाएगा, तो ये एडिशनल फिक्स कॉस्ट हो गई। फिर एग्जिस्टिंग प्लांट की डेप्रिसिएशन है पॉइंट नंबर 6, प्लांट की डेप्रिसिएशन। ये Z13 उसी प्लांट का 20% हिस्सा यूज किया करेगा, तो डेप्रिसिएशन का 20% लेना, नहीं पूरे प्लांट की डेप्रिसिएशन पहले भी होती है, प्लांट की डेप्रिसिएशन अब भी होती है, तो इसलिए एग्जिस्टिंग प्लांट की डेप्रिसिएशन इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं यूज करनी। और फिक्स कॉस्ट कोई नहीं है सवाल में, एक वो ऊपर लाइसेंस वाली है 160,000 पर मंथ, और दूसरा ये जो सेल्स कैंपेन का करना है। और हाँ यही है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट में दो चीजें आ गई, सेल्स कैंपेन वाली और वो जो 160 है। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इस सवाल में एक मजीद फनकारी ऐड की कि सवाल की रिक्वायरमेंट में पूछा है सेल प्राइस पर यूनिट और एनुअल यूनिट्स। यूनिट क्या है इस सवाल में? क्या चीज बेचते हैं? Z13 का क्या बेच, Z13 का किलो है, गज है, स्क्वायर फीट है, बॉटल्स बेचते हैं। हाँ जी, ये कहां लिखा है बॉटल्स बेचते हैं? पॉइंट नंबर 2, नेट वॉल्यूम ऑफ ईच बॉटल ऑफ Z13। तो प्रोडक्ट इसमें बॉटल है, तो सवाल की रिक्वायरमेंट में जो पूछा है एनुअल यूनिट्स टू बी सोल्ड, बॉटल्स टू बी सोल्ड, तो इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ बॉटल्स हैं। लेकिन जो ऊपर सारा डाटा बताया हुआ है, जो कि बिल्कुल यही डाटा है, इंपोर्टेड मटेरियल है, लोकल मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, ये सब किसके बताए हुए हैं? ये बैच के हैं, लीटर नहीं, बैच के। पॉइंट नंबर 1 समझाता हूं मैं सारा। Z13 एग्जिस्टिंग प्लांट पे यूज होगा, एग्जिस्टिंग प्लांट की कॉस्ट बताई है, वो तो
पुरानी चीज़ है, हम तो सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ें ले रहे हैं। प्रोडक्शन होगी बैचेस में, एक बैच में 2000 लीटर ऑफ रॉ मटेरियल इन हुआ करेगा और वो 2000 इसी टेबल के अंदर है 1200 और 800। एक बैच में 1200 और 800 2000 लीटर डाला करेगा और एक बैच से 1700 लीटर प्रोड्यूस हुआ करेगा। ये इसी टेबल के जस्ट नीचे लिखा हुआ देखें, एक बैच में इन होगा 2000 लीटर्स और जो आउटपुट होगा वो 1700 लीटर होगा। लेकिन ये तो लीटर है, हमने तो बॉटल्स बेचनी है। एक बॉटल में 1.25 लीटर होते हैं। जब इसको 1.25 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बॉटल्स आ जाएंगे। कितनी? 1360। अब इसका रिलेशन देखें, आपको सारा डाटा दिया हुआ है बैच, एक बैच का, और वो डाटा बिल्कुल इसी शक्ल में ही है, मटेरियल इंपोर्टेड, लोकल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। इस सब को कैलकुलेट करेंगे और इसमें से वो स्क्रैप भी माइनस करेंगे, सेलिंग कॉस्ट नहीं, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट पर बॉटल है। सेलिंग कॉस्ट है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 यार, जाग रहे हैं ना? बहुत सवाल कर रहे हैं आज। पॉइंट नंबर 5 है, क्या करूं? अच्छा, पॉइंट नंबर 5, वेरिएबल कॉस्ट जो दी हुई है वो है 175 पर यूनिट, मतलब बॉटल। तो इसलिए इन खर्चों में जो कि एक बैच के खर्चे हैं उसमें हम इसको नहीं मिलाएंगे। तो अब इस कैलकुलेशन में से सेलिंग कॉस्ट फिलहाल निकल जाएगी, एक बैच के सारे खर्चे आ जाएंगे। लेकिन हमें अल्टीमेटली कहां तक पहुंचना है? कॉस्ट पर बॉटल तक। तो एक बैच के सारे खर्चे लिखेंगे, स्क्रैप भी इसी ही के अंदर है। जब ये आंसर निकल आएगा तो ये एक बैच का खर्चा होगा। एक बैच से बॉटल कितनी बनती हैं? 1360। तो इसको 1360 से डिवाइड करेंगे तो फिर वेरिएबल कॉस्ट पर बॉटल बनेगी। ये ऑलरेडी पर यूनिट है ये वाला सवाल, इसीलिए इसमें सेलिंग कॉस्ट जो कि पर यूनिट थी ऐड कर दी। सवाल है उसी अप्रोच का ही कि इंक्रीमेंटल प्रॉफिट निकालना है, सेल प्राइस दी नहीं हुई है, बिल्कुल लास्ट में कहा हुआ है कि मैनेजमेंट चाहती है 40% मार्जिन कमाएं, तो है बिल्कुल उसी स्टाइल का सवाल। लेकिन फर्क यह है कि आपको इस सवाल में जो बोर्ड पे है ये सब कुछ पर यूनिट ही दिया हुआ था। प्रोडक्शन कॉस्ट भी पर यूनिट थी, सेलिंग कॉस्ट भी पर यूनिट थी, इसलिए सबको इकट्ठे ही कर लिया, उसी पे फिर वो मार्जिन यूज करके सेल प्राइस निकाल ली। इस सवाल के अंदर ये जो प्रोडक्शन वाली चीजें हैं ये एक बैच की दी हुई हैं, तो इनको आप सब ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, लीटर इंटू 1200 लीटर इंटू 1500 रुपए, 800 लीटर इंटू 900 रुपए, 4000 आर्स इंटू 165 रुपए, 4000 आर्स इंटू 120 रुपए। ये नीली वाली चीजें ऐसे ही कैलकुलेट होंगी, लेकिन ये जो कैलकुलेशन हो रही होगी ये एक बैच की कैलकुलेशन हो रही होगी। स्क्रैप वैल्यू माइनस होगी, फिर जो इनका आंसर निकलेगा वो अभी एक बैच की कॉस्ट निकली होगी। हमें पर बॉटल चाहिए तो 1360 से डिवाइड करेंगे तो पर बॉटल आ जाएगी। अब ये इस जैसा सवाल बन जाएगा, उस पर बॉटल में सेलिंग कॉस्ट पर बॉटल ऐड करेंगे, उससे फिर सेल प्राइस निकालेंगे और उस कंट्रीब्यूशन ये फिक्स टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स निकलेंगे। ओके, वेस्टेज वाली कैलकुलेशन कर देता हूं आपको। पॉइंट नंबर 1, टेबल के नीचे वाला पैराग्राफ। अच्छा, इसमें आपकी मर्जी है कि मैंने ये जो गाइड किया है, अगर अभी कुछ बात समझ आई है और अभी ही कुछ नोट करना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर कभी इस सवाल को दोबारा करना हुआ और ये लेक्चर लगा के देखना हुआ तो वैसे देख लेना, ना लिखें भी कुछ। बताएं क्या करूं? लिखें कुछ ना कुछ।
.1 टेबल के नीचे वाला पैराग्राफ समझा रहा हूं। 2000 लीटर इन होगा, लेकिन कुछ एवेपोरेट भी हो जाएगा। कितना एवेपोरेट हो जाएगा? चलो जितना भी, टोटल कितना ज़ाया हो रहा है? 300 लीटर। इस 300 लीटर में से कुछ एवेपोरेट भी होगा, लेकिन इसको शायद धूप में खुश्क करके या वैसे किसी प्रोसेस में खुश्क करके इससे 225 किलो की एक चीज़ निकलेगी। इस 300 लीटर में कुछ एवेपोरेट भी होगा, लेकिन जो बाकी रह जाएगा उसको ड्राई करके इतने किलो वेस्ट बन जाएगा। ये लीटर है, ये किलो बन जाएगा। फिर एक और प्रोसेस में इसको इन करेंगे। उस प्रोसेस से एक वैक्स बनेगी। वैक्स, हाँ जी। और ये वैक्स जो बनेगी ये बिकेगी 400 पर किलो। और ये सारी इस वक्त जो बात हो रही है ये एक बैच का डाटा है कि जो एक बैच में से एक बैच, क्योंकि हम लोग सारी कैलकुलेशन जहां एक बैच की कर रहे हैं ना, तो जो इसका आंसर निकलेगा वही आंसर यहां से लेस होना है। उसको मजीद कोई पर बॉटल वॉटल नहीं करना। ये सारा डाटा एक बैच का है, तो इससे जो भी आंसर निकलना है वही आंसर एज इट इज यहां से लेस हो जाना है। जाग रहे हैं, बहुत सारे सवाल करना, जागते रहना। इस 300 लीटर से 225 किलो का एक वेस्ट बनता है, उसको एक प्रोसेस से गुजार के एक वैक्स बनती है जो 400 रुपए किलो बिकती है। 400 रुपए इंटू 225 किलो, इसके किलो। ये वैक्स है जो 400 की बेचनी है। अब ये वैक्स के कितने किलो बनते हैं? इस प्रोसेस में 2% ऑफ आउटपुट। प्रोसेस कॉस्टिंग में कोई एक आधा सवाल ऐसा हमने किया था जिसमें परसेंटेज जो लॉस बताई हुई थी वो परसेंटेज ऑफ आउटपुट कही हुई थी। इसमें से लॉस होता है तो ये बनता है, और इसका 2% लॉस होता है, यानी ये 100 है, तो फिर वो 102 है। इसमें से लॉस होगा, ये बनेगा, इसका ये आउटपुट हो गया, इसका 2% लॉस है, आउटपुट का 2%। एक स्प्रिंग 10 स्मार्ट प्रोसेसिंग का सवाल डिस्कस किया था मैंने, वो मुझे इससे परसेंटेज से याद आ गया। यहां 2% लॉस है, लेकिन वो 2% ऑफ इनपुट नहीं है, 2% ऑफ आउटपुट है, तो फिर ये 100 है। अगर ये 100 है, ये 2 है, तो वो 102 है। $220.59 ये है जो वैक्स बन के बिकेगा। लेकिन इतना खर्चा होने के बाद तो यहां पर स्क्रैप वैल्यू क्या लिखेंगे? दिस इंटू 400, लेकिन माइनस जो इसका खर्चा होगा। अब उस खर्चे के बारे में क्लियर लिखा नहीं है, इसलिए दोनों हल ठीक हैं। खर्चा कितना है? 2। अब आप 250 इंटू 225 किलो कर लें या 250 इंटू ये कर लें। बताया नहीं है कि 250 ऑफ व्हाट। सवाल में नहीं कहा कि 250 ऑफ व्हाट। एक सवाल डिस्कस किया था मैंने, मुझे याद पड़ता है शायद स्प्रिंग 22 का सवाल था। उसमें जो चीज़ बनती थी उसकी सेल प्राइस बताई हुई थी। एक पड़ा हुआ मटेरियल था जो कन्वर्ट हो रहा था एक और मटेरियल में, तो जिस मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा था उसकी सेल प्राइस बताई हुई थी और कन्वर्जन कॉस्ट लिखा हुआ था इतने रुपए ऑफ इनपुट। तो इस 250 के बारे में नहीं बताया है कि 250 को इससे मल्टीप्लाई करना है या इससे मल्टीप्लाई करना है। दोनों में से जो मर्जी कर लें, ठीक है। आई कैप ने वैसे इससे किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि बताया थोड़ी है 250 किसका। तो अब यहां जो स्क्रैप वैल्यू माइनस होनी है वो होनी है ये इंटू 400 रुपए, माइनस 250 इंटू ये करना है, चाहे वो भी ठीक है, इंटू ये करना है तो वो भी ठीक है। इंटू ये क्यों? क्योंकि प्रोसेस इन होगा तो उस पर खर्चा आएगा ना। तो 250 रुपए इंटू ये भी ठीक है, 250 रुपए इंटू ये भी ठीक है। अब जो आंसर बनेगा ये वो आंसर है। ये इसमें एक कैलकुलेशन की थोड़ी सी मुश्किल चीज थी, बाकी बिल्कुल इसी पैटर्न का सवाल है, बस बैच से बॉटल्स में आना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स आप में से इसको वाकई करना चाहें वो आजकल में करेंगे तो माइंड में होगा, अगर बाद में कभी करेंगे तो भूल गए होंगे आप। बाकी फिर भी मजीद किसी ने किया और मसला आया तो फिर पूछ लेना। अच्छा, वो ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं
उनमें से जो लोग अभी ये लेक्चर साथ साथ सुन ही रहे हैं, मैंने व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे पाया क्योंकि क्लासेस हो रही हैं बहुत ज़्यादा, और सारा दिन KF की और रात को C5 की, तो मैं अभी KF खत्म करके 2-3 दिन बाद आप लोगों को करूँगा रिस्पॉन्ड, इसलिए मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा व्हाट्सएप ग्रुप में। ऑटम 16 डन है, क्या हो गया? नहीं, वो ऑनलाइन वाले ग्रुप में ना वो 200-250 मैसेज ऊपर पेंडिंग आ रहा होता है, तो मैं उसको खोलता ही नहीं अभी कि वो सारे फिर इधर उधर स्किप हो जाएंगे। तो आप लोग जो फनकारियाँ लगाते हैं वो मुझे नज़र आ जाती है तो मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। कौन है वो जो शायर? उसामा सत्तार। अच्छा, जज्बाती हो गया था यार। ऑटम 16 डन। ये टारगेट सेटिंग जो पढ़ा रहा हूँ ये सब वही ब्रेक इवन वाले उसी इक्वेशन पे ही चल रहा है। एक सवाल इसका और करता हूँ और बस फिर ये बहुत है, और फिर CVP का लास्ट पोर्शन जो मैंने बनाया हुआ था कि मुख्तलिफ एक्शंस का इम्पैक्ट, एक सवाल और करके फिर ये वाली क्लास एंड कर लेता हूँ। आप सांस ले लें लंबे लंबे। यार AC ही तजुर्बे करे जा रहे हैं क्या? ऑटम 19 क्वेश्चन नंबर 1। ऑटम 19 क्वेश्चन नंबर 1, सितंबर 2019 क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ने करता हूँ। जी चलो ज़बरदस्त है, इतना तो पता लग गया। इसका अंदर सवाल पहचाना जाता है CVP का। हाँ जी, थोड़ा सा डाटा है, नज़र भर के देखेंगे तो पढ़ा जाएगा। पार्ट A तो सिंपली ब्रेक इवन है, कर मैं वैसे वो भी देता हूँ। पार्ट B इसकी अच्छी इक्वेशन है, मैं पार्ट A बहरहाल फिर भी कर तो रहा हूँ। दो प्रोडक्ट्स हैं, कारपेट्स और रग्स हैं। रग्स होते हैं ये जो कट पीसेस होते हैं, क्या मिसाल है, मैट टाइप समझ लें। हाँ, ये नहीं, कारपेट तो कालीन हो गया, कालीन के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे से पीसेस होते हैं। नहीं, वो मैट तो खैर वो तो मैट है, ये टेबल के नीचे रखे होंगे, यानी पूरा है। हाँ, मतलब जानमाज का साइज आप बड़ा कर लें तो ये रग्स होते हैं। तो एक प्रोडक्ट कारपेट है, एक प्रोडक्ट रग्स है, और इन दोनों की सेल प्राइस पर यूनिट दी हुई है, दोनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कंट्रीब्यूशन रेशो भी बता दी। ये है टेबल के नीचे वाला डाटा। दोनों की पर यूनिट सेल प्राइस अवेलेबल है, दोनों की कंट्रीब्यूशन परसेंटेज अवेलेबल है, यानी दोनों की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी है। क्योंकि सेल प्राइस है 75% और 80% कर लेंगे तो 75-80 कहाँ से आ गया, एक की 25 है, एक की 20 है, तो पीछे कॉस्ट रहेगी 75 और 80। तो सेल प्राइस पर यूनिट भी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी है। और
ऊपर टेबल से 1 साल का डाटा है, तो वहाँ से हमें फिक्स कॉस्ट भी शायद निचोड़ने में कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी, फिक्स कॉस्ट भी निकल सकती है। रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है कि ब्रेक इवन बता दें और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दें। और ब्रेक इवन रुपए में या यूनिट्स में? यूनिट्स में पूछी, अमाउंट में, सॉरी, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स, कंप्यूट दी सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन पूछा है अमाउंट में, लेकिन फार्मूला यूनिट्स वाला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जो रेशो दी हुई है वो यूनिट्स वाली है। अच्छा, वैसे ये कहाँ लिखा है यूनिट्स वाली रेशो? असल में सेंटेंस जिस तरह का है ना कि कारपेट्स एंड रग्स वुड बी सोल्ड इन द रेशो ऑफ 1:4, कि कारपेट और रग्स बेचे जाएंगे, तो ये यूनिट्स की बात हो रही है। तो ये 1:4 यूनिट्स की रेशो है, इसलिए ब्रेक इवन का फार्मूला यूनिट्स वाला लगेगा। बाद में फिर उसको अमाउंट में तोड़ लेंगे, अमाउंट में ले आएंगे, लेकिन फार्मूला यूनिट्स वाला लगेगा। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, ये पता चल रहा है सवाल में, तो ब्रेक इवन पूछा है, तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट वाला ब्रेक इवन आ गया। और रेशो यूनिट्स की है, तो फार्मूला भी यूनिट्स वाला लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन 1 ऑटम 19, ब्रेक इवन का फार्मूला लगाना है, उसके लिए चाहिए होती है टोटल फिक्स कॉस्ट और वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। रुपीज है, 1000 है, मिलियन में कर लेता हूं। टोटल फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। ये ऊपर जो दिया है ना, ये बजट है, क्योंकि अभी तो लॉन्च कर रहा है बिजनेस, तो उस बिजनेस की प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट है, तो ये बजट इनका 1 साल का अवेलेबल है। तो इसमें कहां से निकालें फिक्स कॉस्ट? नहीं नहीं, वो तो ब्रेक इवन पे होती है ना। ऊपर जो टेबल दिया हुआ है वो ब्रेक इवन थोड़ी दिया हुआ है, वो तो एक बजटेड है। ऊपर टेबल में कहां है भाई फिक्स कॉस्ट? हाँ जी, कंट्रीब्यूशन ऊपर वाले के लिए भी सेम है। फिर बिल्कुल ठीक है, जो ऊपर आपको डाटा दिया हुआ है, आपको ये जो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज दी हुई है, इससे वेरिएबल कॉस्ट निकल सकती है ना। लेकिन भाई वो तो पर यूनिट है ना, टोटल कैसे निकालें? हाँ जी, देखें, ब्रेक इवन निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए। टोटल फिक्स कॉस्ट ऊपर सवाल में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, उनमें है कहीं छुपी हुई, लेकिन कितनी है पता नहीं। अच्छा, अगर टोटल में से हम वेरिएबल कॉस्ट जो है माइनस कर दें तो बाकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो तब माइनस करें जब ये पता हो कि जो ऊपर इनकम स्टेटमेंट है वो कितने यूनिट्स बेचने की इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि आपको जो वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है ना नीचे पैराग्राफ में, वो पर यूनिट दी हुई है। तो ऊपर बजटेड इनकम स्टेटमेंट कितने यूनिट्स बेचने की बनी हुई है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी। और क्या करें उस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का? ऊपर टोटल में से जो एक 360,000 है, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 90,000 है, ये टोटल खर्चे हैं, इनमें से वेरिएबल माइनस कर लें तो बाकी फिक्स्ड हो जाएंगे, क्योंकि उसके अलावा फिक्स का कुछ भी नहीं लिखा सवाल में। सवाल में हमें वेरिएबल की इंफॉर्मेशन दी हुई है, फिक्स्ड की नहीं है। तो हम इसी रास्ते से चल सकते हैं कि टोटल खर्चों में से वेरिएबल माइनस करेंगे तो बाकी फिक्स बचेंगे। फिक्स चाहिए क्यों? ब्रेक इवन निकालने के लिए। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो तब पता चले जब यूनिट्स पता हो। क्या करें, यूनिट्स तो नहीं पता। सेल प्राइस दी हुई है, रेशो भी दी हुई है, और पहले एक दफा इक्वेशन सिखाई थी आपको, हम इसको इक्वेशन बना के करते हैं। सेल प्राइस पता है पर यूनिट, और अगर हम अज्यूम कर लें कि टोटल यूनिट्स एक्स थे टोटल, तो इस एक्स में से कारपेट्स कितने हैं? 1/5, 1:4 है। तो इसमें से 1/5x कारपेट है। एक कारपेट बिकता है 24,000 का। ये क्या बन गया? कारपेट की टोटल सेल्स प्लस रग्स के कितने यूनिट्स इस x में से? 4/5x, और एक रग बिकता है 4,000 का। ये हो गई टोटल सेल्स। ये है जो ऊपर इनकम स्टेटमेंट में 500 मिलियन की आ रही है। तो टोटल यूनिट्स निकल आए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 62500।
इनमें से कारपेट्स कितने और रग्स कितने? 1/5 कारपेट्स 12,500 और बाकी 50,000। तो जो ऊपर इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है वो इतने यूनिट्स की बनी हुई है। अच्छा, ये यूनिट्स क्यों निकालें? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, इन यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी, उनको इन टोटल एक्सपेंसेस से माइनस करेंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट निकलेगी। ये इस तरह के काम हैं एक्चुअली जो कॉस्ट को एक मुश्किल सब्जेक्ट बनाते हैं कि एक चीज़ का रास्ता बंद है फिर वहाँ से चले जाएं, वो भी बंद था फिर यहाँ चले जाएं। क्योंकि अभी इसकी मिसाल ऐसे जैसे अगर आपको किसी एरिया तक पहुँचना है, फिर घर कॉलेज जहाँ भी पहुँचना है, अब जैसे इस वक्त चलो मिसाल भी परफेक्ट बन गई। अब आजकल ये आशूरा के दिन है तो अक्सर जगह पर ब्लॉकेज होगी, अक्सर जगह पर मजालिस के लिए वो रोड ब्लॉक्स की होंगी। अब आपने जहाँ पहुँचना है, अगर आपको वहाँ उस पूरे एरिया का रास्ता कॉन्सेप्चुअली पता है तो फिर एक गली बंद है तो आप अल्टरनेटिव रूट सोच सकते हैं। ये तब हो सकेगा जब आपको उस एरिया का मैप आपके जहन में लॉजिकल बन रहा है। तो इस सब्जेक्ट पे अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल ग्रिप होगी ना तो ये रास्ते निकलते हैं, और वो ग्रिप ही कोशिश की जा रही होती है 3 महीने का कोर्स पढ़ा के समझा के, ये उसी से कोशिश हो रही होती है। तो कॉस्ट की मुश्किलें असल में यही इसी तरह की होती हैं कि जब एक रास्ता जो याद किया हुआ था वो बंद है तो और भी कोई रास्ता हो सकता है। तो ये बेटे प्रैक्टिस से ही होते हैं मसले हल हैं। 2 यूनिट्स वो अटेम्प्ट दे देके ना पक्के हो जाते हैं रास्ते, कच्चे में है ना वो पक्के हो जाते हैं रास्ते। यूनिट्स निकल आए और 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट वो यहाँ से सेल प्राइस और परसेंटेज कंट्रीब्यूशन से पता चल जाएगी। तो इसी वर्किंग में ही मैं इधर इसी से आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, ये जो मैंने किया ना एग्जाम प्रेजेंटेशन, बिल्कुल कोई मसला नहीं है कि आप इसको सर्कल करके 2 शाखें बना लें, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल प्रेजेंटेबल चीज़ है ये। बल्कि ऐसे कर दें चाहे। अब ये यूनिट्स हमें पता लग गए और इसी वर्किंग में आगे चल रहा हूँ। तो कारपेट्स 24,000 का 75% इंटू 12,500 और रग्स के 4,000 इंटू 80% इंटू 50,000। ये वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल आई जो माइनस करनी है तो फिक्स कॉस्ट बननी है। ये क्या बना? ये 75 और 80, ओके। ये 220, 225 और ये 160, 385। तो टोटल फिक्स कॉस्ट निकल आई। इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है? 360 शायद, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं। तो इस टोटल 450 मिलियन में से जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 385, तो बाकी है फिर टोटल फिक्स कॉस्ट 65। ये ब्रेक इवन निकालने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट निकलेगी। टोटल फिक्स कॉस्ट तक कोई मसला मुश्किल परेशानी। अगली चीज़ ब्रेक इवन तक पहुंचना, भूल गए होंगे मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन निकाल रहे थे। तो अब क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और फिर उसका वेटेड एवरेज। ये अभी पार्ट ए के लिए ये चीज़ें तलाश कर रहा हूँ मैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कारपेट्स और रग्स, इसका कंट्रीब्यूशन है 24,000 का 25% और इसका है 4,000 का 20%।
6000 और 800, तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या बन गया? इसको रेशो में एवरेज कर लें। 6000 का वजन है 1/5 और 800 का वजन है 4/5। ये किया हुआ हमने ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन में किया हुआ है काम के, जो इनकी रेशो है यूनिट्स की उसके साथ इसका वेटेड एवरेज कर लिए। ये मैंने समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू ही किया है। फिर अगले दिन सवाल में मैंने इसको इस शक्ल में भी बना दिया हुआ था 1840। ये आ गई वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और फिक्स कॉस्ट भी है, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी है, तो कंबाइंड ब्रेक इवन निकल आया यूनिट्स में। टोटल फिक्स कॉस्ट 65 मिलियन, पूरा ही लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 1840, 35326 यूनिट्स आ गए। लेकिन ये कंबाइंड है, इनको तोड़ देते हैं। तो कारपेट्स की आ जाएगी इस 35326 का 1/5 और रग्स आ जाएंगे इसका 4/5, 7065 और 28261। अच्छे बोर्ड पे चीज़ें फैल गई हैं, मैं तरतीब बता देता हूँ। चूंकि ब्रेक इवन निकालना था तो पहले टोटल फिक्स कॉस्ट ढूंढी। टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं पता थी तो उसको वर्किंग वन कह के ये नीचे वर्किंग वन की हुई है, ये और ये वर्किंग वन है। फिर उससे टोटल फिक्स कॉस्ट निकाली, ये टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। ये एक कैलकुलेशन थी टोटल फिक्स कॉस्ट की। फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट की और उसका वेटेड एवरेज कर लिया, ये एक कैलकुलेशन। फिर इन दोनों को इस्तेमाल करके ये किया है आगे। और आप इससे फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? ब्रेक इवन रेवेन्यू, तो यूनिट्स निकल आए। अमाउंट तक कैसे पहुंचे? सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके। तो प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन रेवेन्यू, कारपेट्स 7065 इंटू 24,000 और रग्स 28261 इंटू 4000, 169.56 और 113.04। ये हो गया ब्रेक इवन रेवेन्यू। एक ये रिक्वायरमेंट थी। टोटल भी कर दें 2.6, ये ब्रेक इवन रेवेन्यू आ गया। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपए में, यूनिट्स में या परसेंटेज में? कहा हुआ है जी, कहा हुआ है। तो इसका तरीका होता है कि बजटेड यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। तो बजटेड यूनिट्स वो उधर एक्स निकाले में ये, और ब्रेक इवन यूनिट्स ये निकाले। बजटेड यूनिट्स, ब्रेक इवन यूनिट्स। और कंबाइन भी निकाल सकते हैं, वो भी डाटा अवेलेबल है। प्रोडक्ट वाइज भी निकाल सकते हैं। तो जब प्रोडक्ट वाइज है ही हमारे पास, तो फिर जब है सामान तो फिर क्या मसला है। तो कारपेट भी बता देते हैं। बजटेड थे कारपेट के 12,500, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बजटेड माइनस ब्रेक इवन ना, तो ये बजटेड थे और ये ब्रेक इवन है 5435। और रग्स के बजटेड थे 50,000 और ब्रेक इवन है 28,261, 21739 और टोटल भी कर ही दें 27174। ये है जी पार्ट ए का आंसर।
अच्छा ये नोट जरूर करिएगा, क्योंकि आई का जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स है ना वो एक डिफरेंट तरह से कैलकुलेट करते हैं। आंसर तो यही है, लेकिन मैंने उसको वेटेड एवरेज से कराया है, वो एक थोड़े डिफरेंट तरीके से करते हैं, तो इस चीज़ को नोट करिएगा। आंसर एंड पे वही आ जाता है। जी वो वाली लाइट वो ठीक है, कोई मसला नहीं। जल्दी जल्दी नोट करें यार, बहुत सारे सवाल करने हैं, जल्दी जल्दी नोट करें। नाश्ता करके स्लो हो जाएंगे यार, वरना मैं जरूर हलवा पूरी खिला देता, लेकिन आप स्लो हो जाएंगे। हैं क्या नहीं खिलाई? अरे यार उसकी तस्वीर शेयर करना बोलूँ, तस्वीरों की मैं तस्वीर शेयर कर दूंगा खजूरों की, आप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप क्या नाश्ता कर रहे हैं बताओ? बिरयानी इस टाइम कौन बनाएगा यार? इस टाइम तो कहीं से नहीं मिलेगी बिरयानी। हैं बताओ ना यार, सीरियसली पूछो। कौम की नजरें हैं आप पे, आप कौम की उम्मीदें वाबस्ता है आपसे। नहीं तो ना से कोई बात। है नहीं, मर्जी मेरी तो कोई भी नहीं है। मेरी मर्जी पे ना जाए ना। नहीं बिरयानी मिलती तो नहीं है इस टाइम, मिल जाती है। लेकिन जो जाएगा फिर टाइम लगेगा। कोई जाएगा और क्या है? अगर आपके है दोस्ती यारी तो भेज लो उसको, लेकिन अभी नहीं, सवाल पहले कराऊंगा तसल्ली से, उसके बाद एंड पे हैं। हाँ जी सारे नोटेड। पार्ट बी, ये मैंने पार्ट ए किया था अभी। पार्ट बी कितने नंबर का था ये? 7 नंबर। पार्ट बी, determine the number of carpets and rugs that must be sold if MPL wishes to maintain profit after tax। कितना? मेंटेन का वर्ड तो शायद लगता है जितना पहले होता था उतना ही, अगर मेंटेन ना भी हो मतलब अटेन कह लें, टू अचीव कह लें, कितना प्रॉफिट? सेल्स का 10%। अच्छा ये पैट की बात हो रही है, ठीक है, पैट। तो अब इसमें आपको नंबर ऑफ कारपेट्स, तो वही सितारों पर इक्वेशन निकालते हैं। सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल पीबीटी। ये ढूंढना है, यूनिट्स पूछे हैं।
सेल प्राइसेस भी हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी हैं, यानी ये क्या चीज़ है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी है, टोटल टोटल फिक्स कॉस्ट भी है, निकालनी थी पार्ट ए में। यूनिट्स फाइंड करने हैं। ये क्या है, अगर ये टोटल रुपी अमाउंट दी होती, टोटल रुपी अमाउंट, तो ये फिगर भी यहां लिखते हैं, ये भी पता है, वो भी पता है, यूनिट्स निकाल लेते हैं। लेकिन ये अमाउंट नहीं पता, इसको रिलेट कर दिया है इससे। ये जो वर्ड है ना मेंटेन, अभी तो मैंने कहा था इसको इग्नोर कर दें, अब इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूं। इसका ये मतलब कि कुछ बच्चे ले लेते हैं कभी कभार ये सवाल, जब भी पहले कराया है, डिस्कस किया है, कि वो जो ऊपर पैट लिखा है, ऊपर जो पैट लिखा नजर आ रहा है, उसमें जो ऊपर सेल है बिल्कुल टॉप पे, उनका 10% हमारा टारगेट प्रॉफिट। ये जो ऊपर टेबल बना हुआ है, यानी बजट, ये बीच में मैंने एक जुमला एक्स्ट्रा बोल दिया था, ऊपर जो पैट है, नहीं, ऊपर जो सेल्स हैं, जो ऊपर बजटेड सेल्स हैं, उनके 10% के बराबर हम पैट कमाना चाहते हैं। यानी बजटेड सेल्स के 10% के बराबर पैट, या इस रिलेशन में जो सेल्स निकलनी है उसके 10% के बराबर पैट। पार्ट बी की वर्डिंग का क्या मतलब है? हाँ जी, ये जो 10% ऑफ सेल्स कहा है, वो जो इसमें सेल्स हैं उनका 10, यानी ये उससे कनेक्टेड है, या कह रहे हैं कि वो जो बजटेड सेल्स ऊपर है उनका 10%, इसका 10%। क्योंकि जब कोई चीज मेंटेन करनी होती है ना, मेंटेन, तो वो मेंटेन तभी जरूरत होती है करने की जब हालात बदल रहे हैं और वो भी उसके मुताबिक एडजस्ट करो। जैसे अगर कहा जाए कि बिजनेस की पॉलिसी है कि वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का 10% क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करते हैं, तो हर साल जितनी भी कॉस्ट ऑफ सेल होगी उसका 10% क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे, तो मेंटेन तो तभी वर्ड यूज होगा। तो इसलिए ये जो टारगेट प्रॉफिट है, ये ऊपर बजटेड सेल्स का 10% नहीं है, इसी इक्वेशन में जो सेल्स हैं उनका 10%। पहले तो ये कंफ्यूजन अगर नहीं क्लियर हुई तो बताइए। अब यहां पर आपको ये फिगर भी नहीं पता, क्योंकि ये उस सेल का 10% है, तो सेल तो पता ही नहीं, क्योंकि यूनिट्स नहीं पता। अब अगेन एक इक्वेशन की शक्ल बन जाएगी। रिपीट करता हूं, ये इक्वेशन ना मैं खोल रहा हूं, क्या जी कर रहा हूं ना, रिपीट कर रहा हूं, इनटू यूनिट्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये पॉइंट समझाने के लिए मैं आपको इक्वेशन खोल के दे रहा हूं, वरना तुम इसी से सवाल करें। मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूं बस। ये जो पार्ट बी में नंबर ऑफ यूनिट्स पूछे हैं कि कितने यूनिट्स बेचें, डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड। उतने बेच लेंगे तो ये उतने बेचने की सेल होगी, यूनिट्स इनटू सेल प्राइस। इसका ये 10% होगा, या जो ऊपर बजटेड सेल्स हैं 500 मिलियन, उसका 10%। मैनेजमेंट विशेस टू मेंटेन प्रॉफिट एट 10% ऑफ सेल्स। बजटेड सेल्स 500 मिलियन का 10%, या अब जितनी होगी उसका 10%। जब ये वर्ड यूज होता है ना कि मेंटेन करना है, तो हालात बदलते हैं तो उसके मुताबिक एडजस्ट करने को मेंटेन करना कहते हैं। जैसे एक बिजनेस कहता है कि हम बैंक बैलेंस 150 मिलियन पे मेंटेन करते हैं, तो इसका मतलब है कि कभी खर्चे ज्यादा होते होंगे तो वो कहीं इनफ्लो भी अरेंज कर लेते होंगे, बैलेंस उतने पे मेंटेन रखते हैं। वेट इतना मेंटेन रखते हैं जी, ज्यादा खाते होंगे तो एक्सरसाइज भी ज्यादा कर लेते होंगे, वेट मेंटेन रखते हैं। तो चीज मेंटेन रखने का कॉन्सेप्ट ही तब है कि जब हालात बदल रहे होंगे तो उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाना। तो बिजनेस 10% ऑफ सेल्स के बराबर प्रॉफिट मेंटेन करना चाहता है, तो इसका 10%। अच्छा, ये वैसे मैंने मेंटेन को इतना एक्सप्लेन इसलिए कर दिया, हो सकता है किसी के जहन में लगे कि इसमें ऐसी कौन सी साइंस थी, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे ये पॉइंट पूछ चुके हैं कि ये 10% उस बजटेड सेल का क्यों नहीं लिया। वरना ज्यादातर, मैंने भी जब ये सवाल पढ़ा था तो मुझे यही समझ आई थी कि इसका 10%, वरना उसको क्या जरूरत थी ये इतनी लंबी साइंस लिखने की। वो कह देता टारगेट प्रॉफिट बजटेड सेल का 10%। तो इसकी ये पढ़ के शायद अगर जाग रहे हैं और ध्यान से पढ़ा है तो इसमें मेजॉरिटी का रिएक्शन यही होता है कि इस सेल का 10%।
लेकिन सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये पूछ लेते हैं कि ये बजटेड सेल्स का 10% क्यों नहीं है, इसलिए मैंने ये मेंटेन किया इतना ऑपरेशन करके बताया। तो ये पीबीटी उसका 10%, पीबीटी नहीं, पैट उसका 10%। ठीक है, ये फिगर हमें अब क्यों नहीं पता, क्योंकि यूनिट्स तो ढूंढने हैं, तो फिर ये भी नहीं पता, क्योंकि वो फिगर पता होगी तो उसका 10% ये निकलेगा। तो करना तो उसको इक्वेशन से पड़ेगा। इक्वेशन बना के देता हूं, ओके। उससे पहले इस सवाल को मैं करता हूं सॉल्व। एक कैलकुलेशन देखिएगा, इस सवाल से हटके एक बात कर रहा हूं, ये आपको आगे सवालों में कभी काम आएगी बात, आगे जिंदगी में जहां भी कभी कैलकुलेशन इस टाइप की करनी पड़ी तो ये काम आएगी बात जो बता रहा हूं। क्या बना, 4000 और 1000 ना। टोटल सेल्स कितने रुपए, 6,190,000 और उसको प्लस करें। मैंने सिर्फ ये एक काम यहां पर किया है कि टोटल यूनिट्स में से 80% इतने रुपए की प्राइस पे बिकेंगे, 20% इस प्राइस पे बिकेंगे। तो टोटल सेल्स, इसकी सेल्स प्लस करके ये आ जाएंगी 150। जिन यूनिट्स की प्राइस है उनका टोटल पॉपुलेशन में से कितना वेट है, 80%। और 190 जिन यूनिट्स की प्राइस है उनका क्या वजन है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगी चीज, क्या नाम दें उसको, वेटेड एवरेज सेल प्राइस। अभी इससे पहले जब मैंने पार्ट ए सॉल्व किया था तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और इस तरह वेट्स के साथ एडजस्ट किया था, तो वो क्या बन गया था, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पहले मल्टीपल ब्रेक इवन में एक की सीएस रेशो उसका वेट, दूसरे की सीएस रेशो उसका वेट, वेटेड एवरेज सीएस रेशो। अभी इस वक्त मैंने क्या लिखा है, एक की सेल प्राइस, दूसरे की सेल प्राइस, उनके वेट्स, तो वेटेड एवरेज सेल प्राइस बन गई। वेटेड एवरेज का वर्ड ना भी लें तो एवरेज सेल प्राइस बन गई। कितनी बनी, 150 पॉइंट। बस 5000 यूनिट्स को इससे मल्टीप्लाई कर लें, 790। ये क्या हुआ है, क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ये जादू दोनों बराबर क्यों आ गए। इन यूनिट्स में से कुछ इस प्राइस पे बिकनी थी, कुछ इस प्राइस पे बिकनी थी, तो यूनिट्स के टुकड़े करके अपनी अपनी प्राइस से मल्टीप्लाई करें और बाद में सम कर लें, या फिर अगर प्राइसेस का ही एवरेज कर लें और वो एवरेज ही टोटल पे लगा दें तो भी सेम आंसर आ जाएगा। यानी अगर एक पॉपुलेशन में से कुछ पोर्शन पे एक रेट लगना हो, कुछ पोर्शन पे एक रेट लगना हो। अब ये मैं पॉपुलेशन रेट, इसमें कुछ भी हो सकता है, यूनिट्स सेल प्राइस, यूनिट्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेल्स की अमाउंट सी रेशो, पॉपुलेशन में कुछ भी रख सकते हैं। एक पॉपुलेशन पे कुछ हिस्से पे एक रेट, कुछ हिस्से पे एक रेट लगना हो, तो अगर हम उन रेट्स का एवरेज कर लें और उस टोटल पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर लें तो भी आंसर एक ही रहेगा। एक पॉपुलेशन में से एक हिस्से पे कोई और रेट और एक हिस्से पे कोई और रेट लगना हो और हम उस हिस्से पे रिस्पेक्टिव रेट लगा के टोटल आंसर निकालें, या फिर उसकी जगह अगर रेट्स का एवरेज ही कर लें और उस एवरेज को ही टोटल पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी टोटल आंसर वही निकलेगा। ये आपको अक्सर सिनेरियोज में, ना सिर्फ कॉस्ट में, आगे भी जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उनमें ये बात काम आएगी, समझ आएगी तो काम आएगी। तो बस अपने आप को समझाने के लिए कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर लिखें। अगर ये नोट करनी है तो करें, और जो उससे समझ आया है अपने आप को आइंदा समझाने के लिए लिखें।
वो लिखे तो बस इसकी इक्वेशन बन के तो बस खत्म बात। हाँ जी ओके। ये कारपेट्स के यूनिट्स हैं कि रग्स के हैं? दोनों के हैं, यानी टोटल यूनिट्स। तो इनटू कौन सी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूज कर लो? वेटेड एवरेज, जो पार्ट ए में निकाली हुई है। ये हो गई 1840, पार्ट ए में निकाली हुई है। इनटू यूनिट्स पता नहीं, इसको मैं एक्स कह देता हूँ। चलो 1840 एक्स, 1840 एक्स माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी निकाली थी पार्टी में? 65 मिलियन थी। इज इक्वल टू टारगेट पीबीटी। ये मैं आपको एक फिगर बना के देता हूँ, वर्किंग टू शायद। वही क्वेश्चन में भी बना सकता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए अलग से लिख देता हूँ। एवरेज सेल प्राइस 24,000 इंटू 1/5 प्लस 4,000 इंटू 4/5, 8,000। टारगेट सेल्स 8,000x। ये क्या? टारगेट सेल प्राइस इनटू यूनिट्स, यूनिट्स एक्स हैं और यूनिट्स ही तो हमने फाइंड करना है। ये बननी सेल्स, टारगेट पैट 10% ऑफ सेल्स 800x। ये ले यार इनटू 10%। और टारगेट पीबीटी 800x डिवाइडेड बाय कितने परसेंट टैक्स है? ऊपर टेबल में आ रहा है, बल्कि खैर है कैलकुलेटर को करने ने। ये टारगेट पीबीटी आ गया। एट 100x डिवाइडेड बाई 65। यहाँ से x निकालना। 10,669 वर्किंग टू क्या की है? टारगेट पीबीटी निकालना है। अच्छा ये टोटल यूनिट्स हैं या सिर्फ कारपेट के हैं? तो किस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करें? एवरेज से। तो ये जो x है ये टोटल यूनिट्स हैं, इनको किस सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करूं? एवरेज सेल प्राइस। अभी जो सारी बात बताई थी एवरेज सेल प्राइस है ना, ये मैंने एवरेज सेल प्राइस निकाली। ये जो अभी सारी बात यहां समझाई थी एवरेज वाली, मैंने यही काम किया है कि टोटल यूनिट्स में से कुछ कारपेट्स हैं कुछ रग्स हैं, तो अगर उनकी सेल प्राइसेस का एवरेज कर लें और वो एवरेज सेल प्राइस टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल सेल्स ही आ जाएगी ना। मैंने ये काम किया। जी जी मैंने तो अभी इक्वेशन सॉल्व की है। फिर सवाल की रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ कारपेट्स एंड रग्स दैट मस्ट बी सोल्ड। ये आ गए टोटल। अब इसमें से कारपेट्स टू बी सोल्ड 106,692 का 1/5 21,338 ठीक है। और रग्स टू बी सोल्ड इसका 4/5 85,354। ये है जी पार्ट बी।
103 लंबा होगा काफी है। ठीक है 103 यहीं एंड करते हैं।